अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो खौफनाक नावल 16 साल का किस्त पर सिलसिला और उसकी अगली किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछली किस्त में सुना होगा कि शबर मियाँ को किस तरह दूसरे जो हकीम थे वो उसके ख़िलाफ़ हो गए थे और उन्होंने ये ठान ली थी कि वो उसके बारे में पता करेंगे कि आखिर है क्या। चुनांचे उस दिन जश्न के अख्ताम पर जब वो रुखसत हुए तो उन्होंने अपने अपने शहरों में जाने का फैसला नहीं किया, बल्कि सबसे पहले उस बस्ती की तरफ रुख किया जहाँ हकीम साहब का मतब हुआ करता था। बस्ती में पहुंचकर वे खास जगह के यहाँ पजीर हुए। एक सराय थी, यहाँ रहकर उन्होंने लोगों से हकीम शबन का पता पूछा। हकीम शबन बहरहाल उस बस्ती में अजनबी नहीं थे। बस्ती के लोगों के लिए वो बहुत ही काबिल कदर हस्ती थे। उनके इस बस्ती से चले जाने पर लोगों ने अफसोस का इजहार किया था। बरसूरत हकीम शबन का पता उन्हें मिल गया और बस्ती के लोगों से हकीम शबन के बारे में मालूमात हासिल की गई। जो कि पता चला वो भी नामुकम्मल था। यानी ये पता चल गया कि हकीम साहब का शजरा नस्ब इसको नहीं मालूम, कहीं बाहर से आए थे और दूसरे हकीम साहब के यहाँ वजीर हुए थे। यहीं से उनकी तकदीर बनी और उन्हें हकीम साहब की मौत के बाद वो हकीम बन बैठे। लेकिन खोजियों के लिए ये बात सही बख्श नहीं थी। खोजियों ने कुछ और खोज की और साहिब ढूंढने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। चनाचे हकीम साहब के मुतल्लिक भी दूर की कौड़ी लाई गई और शबर मियाँ में वाले साहब तक रसाई हो गई, जो अब तक दूध वाले थे। यकीन ना आया कि हकीम शबर मियाँ उस दूध वाले की औलाद है। लेकिन शबर मियाँ के वालिद मोहतरम उन लोगों के पीछे पड़ गए। बेटा नगारा तो था, क्या हुआ, बेटा तो था, जब तक साथ रहा तो सोचते रहे ने कट्टू है, जान छूटे तो अच्छा हो, लेकिन जब निगाहों से ओझल हो गया तो जान पर बन गई। एहसास हुआ कि जवान बेटा कितना बड़ा सहारा होता है। जहां तक मुमकिन हो सका तलाश किया और जब उस कोशिश में नाकाम हो गए तो रो धो कर बैठ गए। तलाश कहाँ करते, गवाले का बेटा तो सैयदजादा बना बैठा था, भला किसकी मजाल थी कि शबर मियाँ को गवाला समझे। चुनाचे कुछ सोच भी न सका कि शबन मियाँ गवाले हो सकते हैं। और अब जो चंद लोग उन्हें पूछते हुए आए, शबन मियाँ के वालिद उनके कदमों पर गिर पड़े। खुदा के वास्ते, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में इल्म है तो बता दो कि क्या वो उसे मर कब गया कहीं, या किसी ने गुलाम बनाकर रख लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपका बेटा जिंदा है, खुश है, आनवा ने जवाब दिया। क्या मतलब, क्या तुम मेरे बेटे के बारे में जानते हो, कहाँ है वो, कैसा है? शबन मियाँ के वालिद ने बेचारी से पूछा। न सिर्फ हम आपके बेटे के बारे में जानते हैं, बल्कि आपको वहां तक पहुंचाने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। रुपए पैसे की फिक्र ना करें, अगर बेटे के पास पहुंच गए तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। अल्लाह के वास्ते ये तो बता दो वो है कि साल में, इस साल में आप तो सब्र भी नहीं कर सकते। नवाबपुर के मौजूम अली के तबीब खास हैं। वो और हवेली ही से मुसल एक खूबसूरत मकान में रहते हैं, दौलत की रहल पहल है और बीवी बच्चों के साथ ऐश कर रहे हैं। कि तुम मेरे शबर के बारे में कह रहे हो? जी हाँ, आपके शबर मियाँ इस वक्त हकीम शबर मियाँ है। हकीम? शबर मियाँ के वालिद ने मुतहय्यराना लहजे में पूछा। जी हाँ, ना सिर्फ हकीम बल्कि हकीम और मुल्क। आने वालों ने तंज़ी अंदाज में कहा। ना भाई ना, ग्वाले का बेटा ग्वाला तो हो सकता है, हकीम कहाँ से हो सकता है? मियाँ हिकमत को मजाक समझ रखा है? सड़क पर पड़ी हुई कोई चीज़ है कि उठाकर जब रख ली, जेब में रख ली? बहुत कुछ सीखना पड़ता है हिकमत के लिए। वो मेरा बेटा जरूर है, मैं उसे देखने को तरस रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो ज़िंदगी में कभी कुछ काम नहीं कर सकता। ऐसे न खट्टू ऐसा नकारा है कि सारी ज़िंदगी कुछ ना कर सका, अब क्या करेगा? ऐसा आदमी हिकमत का काम करे, ना भाई ना, वो मेरा बेटा नहीं होगा, ज़रूर तुम लोगों को गलतफ़हमी हुई है। शबर मियाँ के वालिद भला किस तरह तस्लीम कर लेते कि उनका बेटा हकीम है, लेकिन हुक्मा ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, देखिए क़िबला, राज़ इज़्ज़ी तो आपसे छुपा हुआ है। खुदा तआला किस-किस को न जाने क्या-क्या बख्श देता है। इसलिए आपके इस मामलात में मुदाखलत करके अच्छा नहीं कर रहे। जो कुछ आपने बताया है, इस पर यकीन कर लें और मज़ीद यकीन करना चाहते हैं तो नवाबपुर जाकर देख लें। शबर मियाँ अगर आपके बेटे हों तो ठीक है, वरना सफ़र खर्च हमारे ज़िम्मे। भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है, यकीन ही नहीं आता। शबन मियाँ के वालिद गर्दन हिलाते हुए बोले और हुक्मा के मुंह बिगड़ गए। अच्छा तो फिर हमें इजाज़त दें, खुदाबस, हुक्मा ने कहा और शबन मियाँ के वालिद उन्हें रोकने लगे। अरे नहीं नहीं, तुम लोग ऐसे ही ना जाओ। अरे मुझ गरीब से क्यों नाराज़ हो रहे हो? मुझे बताओ तो सही, मैं क्या करूँ? बस कुछ ना करें किबला, आप बेसर बोरियां बांधें और हमारे साथ चल पड़ें। जब आपको यकीन दिलाया जा रहा है तो एक मुसलमान होने के नाते हमारी बात का यकीन कर लें। अच्छा भाई, अगर आप लोग कहते हैं तो ठीक है, खुदा करे मुझे मेरा बेटा मिल जाए। उस तरह जो कोई भी हो, मुझे इतराज़ नहीं है, मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। बस फिर आप बेगम साहिबा को भी साथ ले लें, हम आपको नवाबपुर ले चलेंगे। तमाम लोग शमर मियाँ के वालिद के घर वापस आ गए और ये उन लोगों की चाल थी।
आपस में सलाह मशवरा के बाद ही किसी ने एक गुर की बात बताई कि ऐसा काम क्यों न किया जाए, ताकि शबर मियाँ की असलियत भी सामने आ जाए और हम भी ना पकड़े जाए। क्या ख्याल है? वो नेक ख्याल है। दूसरे ने कहा, इस हकीमुल मुल्क की औकात सबको पता लगनी चाहिए। ग्वाले का बच्चा हकीम बना बैठा है। नवाब साहब के मुंह क्या चढ़ गया, दिमाग ही नहीं मिलते। शागिर्द बनाने से इनकार कर दिया। हालांकि हिकमत तो ऐसी चीज़ है, जिससे जितना फैलाओ उससे नस्ल इंसानी को उतना ही फायदा होता है। अगर यही बता देता कि उसकी तशखीस क्या थी, कैसे थी, क्या हर्ज था, तो मुमकिन था हमारे ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा पहुँच जाता। किसी और ने टुकड़ा लगाया, बेशक मियाँ वही बात है, छोटा आदमी छोटा दिल। दुरुस्त कहा आपने, हकीम अज़ीमुद्दौला। अगर छोटा ना होता तो फ़राख दिली से हम सबको इलाज मुआवजे में शामिल कर लेता और इनामात में से हिस्सा देता जो उसे मिले हैं। यकीनन ऐसा करता अगर किसी बड़े से ताल्लुक़ रखता, भला ग्वाले की औलाद अपनी ज़ात से हट कर कैसे रह सकता था। हुक्मा ने अपने दिल की भड़ास निकालते रहे और बिल-आखिर मजलिस मुशावरत में यही तय किया गया कि हकीमुल मुल्क को ज़लील करने के लिए उनके वालिद साहब को उसके पास ले जाया जाए, और फिर ये तमाम लोग फ़िरोज़ खान और उनकी अहलिया को नवाबपुर ले जाने की तैयारी करने लगे। मतलब ज़ोर शोर से जारी था। हकीम साहब दिन में सिर्फ 7 अफराद को देखते थे। उसका तयन कर लिया था, सिर्फ 7 अफराद से ज़्यादा का वो इलाज नहीं कर सकते। लोगों ने एतराज़ किया तो नवाब साहब ने इस सिलसिले में वजाहत की, ठीक तो कहते हैं शबर मियाँ, हिकमत कोई मामूली चीज़ नहीं, ज़ेन व दिल खिलाना पड़ता है, खून जिगर होना पड़ता है, तब कहीं जाकर तशख़ीस मुकम्मल होती है। हकीम साहब अगर मरीज़ों की भीड़ लगाएंगे तो सही दवा न दे सकेंगे, चुनांचे जैसा ये कह रहे हैं, इससे इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। और फिर जो भी हकीम साहब शाही तबीब हैं, कोई ऐरे गैरे नहीं, ये उन पर फ़र्ज़ नहीं है कि हर शख्स का इलाज करें। जिसको अपना इलाज कराना है कराए, वरना अपने घर जा बैठे और वेदों और अताइयों से अपना इलाज कराए, दवा ले ले और जहन्नम रसीद हो जाए। नवाब साहब की शह पाकर हकीम साहब और शेर हो गए, क्योंकि यही थी कि अब उनके पास कोई कमी न थी। जागीरों की आमदनी आना शुरू हो गई थी और बेगम साहबा से संभाले नहीं संभल रही थी। गुड़िया को सोने में लाद दिया गया था। वो सबकी आंखों का तारा थी, लेकिन ये तारा अब आसमान पर भी चमकने लगा था। उसका हुस्न जमाल देखकर खुद नवाज साहब को हैरत थी। नवाज साहब दिल ही दिल में सोचते थे कि हकीमजादी तो बड़ी पुरवकार बच्ची है, लगता ही नहीं इन दोनों की बच्ची है। न बाप की शख्सियत में बागपन था, न मांग की शख्सियत में वो तमकनत जो उसे मिली थी, लेकिन ये सोच उसके दिल ही में थी। एक दो बार बच्ची को देखा और देख के बड़े मसरूर हुए थे। हकीम साहब को मुबारकबाद भी दी थी और कहा था, हकीम साहब आपकी बच्ची तो किसी नवाब साहब की बच्ची मालूम होती है। शबर भी मुस्कुरा कर खामोश हो गए थे, लेकिन दिल ही दिल में कुछ बात से डरने लगे थे कि लीजिए अब इसके बारे में भी छान शुरू भी हो गई। जहाँ तक अपनी ज़ात का ताल्लुक था, तो खुद भी इस सिलसिले में उलझे हुए थे कि आखिर गुड़िया है कौन। लेकिन गुड़िया के ज़रिए उन्हें जो कुछ मिला था, उसे देखते हुए उन्होंने ये छानबीन बंद कर दी थी और फिर बज़ाहिर ऐसी उलझन भी सामने नहीं आई थी कि वो परेशान होते। लेकिन नवाब साहब के अंदाज ने हकीम साहब को खदशात से दो चार कर दिया सा। सोचते रहते और फिर दिल में ही फैसला किया कि नवाब साहब की दी हुई मराज से फ़ायदा उठाया जाए। चुनांचे एक शाम जब नवाब साहब ने उन्हें बतौर ख़ास चाय पर मदऊ किया, कुछ तभी मशवरे भी करने थे कि शबर मियाँ उनके सामने खुल गए। नवाब साहब ने खुद ही बच्ची के बारे में सवाल कर दिया था। बस क्या अर्ज़ करूँ नवाब साहब, बच्ची वाक़ई मेरी नहीं है। लाख मिन्नतें मुरादें मानी, चिराकशी की, जाने क्या-क्या पापड़ बेले, मगर बेमसाबा बाँझ ही रहीं और हम औलाद से महरूम भी रहे। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा तो खुदावंद करीम ने हमें गैब से ये बच्ची दी है। बड़ी प्यारी बच्ची है, न जाने किसकी है, नन्ही सी मिली थी, जब से हमारे पास है। हकीम साहब ने यहाँ डंडी मारी थी। उन्हें ये नहीं बताया था कि बच्ची को मिले हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। वो इतनी बड़ी थी, इस तरह ये शुबा हो सकता था कि हकीम साहब ने ज़बरदस्ती बच्ची को अपने साथ रखा हुआ है। खामखा नवाब साहब को तशवीश होती, और नवाब साहब शरीफ तबा इंसान थे, उन्होंने इस पर किसी खास कफीयत का इजहार नहीं किया। मियाँ बरसूद खुदा की देन है, कई बार ये ख्याल मेरे जहन में आया कि बच्ची आपकी नहीं मालूम होती। हाँ हाँ नवाब साहब, ये ख्याल एक फितरी अमल है, क्योंकि हम खुद को छुपाना जायज़ नहीं समझते। क्या मतलब? नवाब साहब मुतमिन अंदाज में बोले, बस यही है कि बिलाशुबा बच्ची हमसे किसी बुलंद खानदान की है। हमारा तो सिलसिला जरा कुछ मुख्तलिफ है। नहीं कीम साहब, आप भी मुझे खानदानी मालूम होते हैं। हाँ साहब, खानदानी तो सभी होते हैं, हाँ नीची ज़ात के या ऊंची ज़ात के। हाँ बेशक हमारा भी एक खानदान था, लेकिन आपकी सुनकर ताज्जुब हुआ कि वो ग्वालों का खानदान था। क्या मतलब? नवाब साहब चौंक पड़े। जी हाँ, हम ज़ात के ग्वाले हैं। अरे हकीम साहब, अब इनकसारी की इंतहा ना करें। नवाब साहब हंस पड़े। हजूर नवाज साहब खुद को चुपकाना गाली के मुतरादिफ है, और वालिद साहब और दूसरा खानदान अब तक खेती बाड़ी और दूध का काम ही करते थे। हमसे वो ना हुआ, रकमगानी कर ली। अरसा गुजर गया, आप तो वालदान को छोड़े हुए। बहर सूरत दूरी बस्ती आए, वहाँ हकीम साहब किबला की ज़ियारत हो गई।
शरीफ और नफ्स इंसान थे, गुस्से में हमें वो सब कुछ दे गए जो उनके पास मौजूद था, जिसमें उनकी साहबजादी भी शामिल थी। साहबजादी नजीब तरफ़ैन है, लेकिन हम अपने आप को नहीं छुपाते। नवाब साहब गहरी सांस लेकर बोले, ये भी आपकी अज़मत है। सारे कारोबार सारी ज़रूरियात से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि जो शख़्स रिज़्क़ हलाल कमाता है, वो काबिल एहतराम है। चुनांचे ये कोई ऐसी बात तो नहीं। ख़ानदान तो तख़लीक़ कर लिए गए हैं, बाकी हमारे मज़हब ने किसी भी काम को हमें ख़राब कहने की इजाज़त ना दी। बहरसूद आज मैं आपकी अज़मत का और कायल हो गया हूँ। लोग खुद को छुपाने के लिए न जाने क्या-क्या जतन करते हैं, लेकिन आपने अपनी असलियत के इज़हार करके अपनी अज़मत का इज़हार किया है। बात बढ़ गई थी। हकीम साहब बेहद मुतमिन थे। वो चीज़ जो उन्हें खौफज़दा किए रखी थी, अब उनके ज़हन के अंदर से निकल गई थी। नवाब साहब की मोहब्बत में कुछ और इज़ाफ़ा हो गया। वो दरहकीकत शबर मियाँ की शराफ़त के कायल हो गए थे। फिर एक दिन वो वक़्त आ गया जिसके लिए अगर शबर मियाँ पहले से तैयारियाँ न कर लेते, तो उस वक़्त उन्हें सख्त शर्मिंदगी उठाना पड़ती। शबर मियाँ के बाल-बुज़ुर्गवार माँ अपनी अहलिया के नवाबपुर पहुँच गए थे। तमाम हकीम हज़रात उन्हें अली अहमद के सामने छोड़कर खुश हो गए थे और उन्हें शबर मियाँ के वालिद साहब से दरख़्वास्त की थी कि यहाँ लाने के सिलसिले में उनका हवाला कहीं न दिया जाए, और शबर मियाँ के वालिदैन ने उससे वादा कर लिया था। दीवान अली अहमद ने शबर मियाँ के वालिद और वालिदा को देखा तो सवालिया निगाहों से उनकी जानब देखने लगे। क्या बात है, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप लोग? लगता है कहीं बाढ़ से आ रहे हैं। सरकार, माई बाप है, आप एक परेशानी हमें आपके कदमों में ले आई है, हमारी पुछकर हल कर दें। हाँ, हाँ, फरमाइए क्या बात है? सरकार, हमारा लौंडा भाग कर यहाँ आ गया है, हम उसकी तलाश में आए हैं। अच्छा, अच्छा, कहाँ से भाग कर आया है? दीवान जी ने पूछा, और शबर मियाँ के वालिद ने अपने गाँव को पता बता दिया। ठीक है, कब भागा था आपका लड़का? हुज़ूर, कई साल हो गए, मगर ससुरे का कोई पता नहीं चल सका। अब बड़ी मुश्किल से पता लगा है, तो हम आपके पास आ गए। क्या नवाबपुर में है? दीवान जी ने पूछा। हाँ सरकार, यही सुना है। सुना है या देखा भी है? सरकार, सुना है, आज ही हम यहाँ आए हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? हुज़ूर, अभी कहीं नहीं ठहरे। ठीक है, मैं नवाब साहब की तरफ से आपके लिए क़याम का बंदोबस्त किए देता हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में बताइए, ताकि उसे यहाँ तलाश करके आपके हवाले कर दिया जाए। क्या उम्र है उसकी? अब तो सरकार जवानी से भी गुजर गया होगा, कोई थोड़ा वक्त नहीं हुआ उसे घर से भागे हुए। तो क्या नाम है उसका? शबन ग्वाला। अच्छा, अच्छा, मैं अपने आदमियों को उसकी तलाश पर ममूर कर देता हूँ। कुछ और मालूमात है आपको उसके बारे में तो बता दीजिए। जिसका पता चला है कि वो यहाँ हकीम बन बैठा है, हकीम शबर मियाँ कहलाता है। मैंने ये भी सुना है कि हकीमुल मुल्क कहलाने लगा है। शबर मियाँ के वालिद ने बताया, और अली अहमद का मुंह हैरत से फैल गया और उनके चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आने लगे, और उन्होंने खूंखार निगाहों से शबर मियाँ के वालिद को देखा और बोले, क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी सरकार। शबर मियाँ के वालिद खौफ से उछल पड़े। हकीमुल मुल्क की शान में गुस्ताखी कर रहे हो? क्या क्या ससुर वाकई यहाँ मौजूद है? मैं कहता हूँ अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आपको मालूम नहीं हकीम शबर मियाँ शाही तबीब है, और यहाँ इंतहाई काबिल एहतराम सब्र किए जाते हैं। किसी के सामने अगर आपने उनके बारे में ऐसी बात कही, तो वो आपकी शिकायत नवाब साहब तक पहुँचा देंगे और फिर आपको सज़ा मिलेगी। सरकार, अगर यहाँ वाकई हकीमुल मुल्क मौजूद है, तो मेरा मतलब है हकीम शबर मियाँ, तो वो मेरा बेटा है। आपने बताया वो ग्वाले हैं। जी सरकार, वो भी ससुरा ग्वाला है। मैं नहीं मानता, अगर आप हकीम शबर मियाँ के बारे में कह रहे हैं, तो ज़रूर आपको गलतफ़हमी हुई है। यकीनन आपका दिमाग दिमाग खराब हो गया है। अच्छा ठहरिए, मैं कुछ और बंदोबस्त करता हूँ। आप अपनी बेगम साहबा को यही क़याम की इजाज़त दीजिए और आप मेरे साथ हकीम साहब के मतब चलिए। आप उन्हें दूर से देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए और फिर मुझे बताइए कि यही आपके साहबज़ादे हैं। हाँ सरकार, ठीक है। शबर मियाँ के वालिद तैयार हो गए। अली अहमद साहब को अभी यकीन नहीं था कि बड़े मियाँ सच कह रहे हैं। वो जानते थे कि शबर मियाँ के बहुत से मुखालिफ पैदा हो गए हैं और नवाब साहब के इत्तेफाक की वजह से उन्हें चलने लगे हैं। तरह तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन हकीम शबर मियाँ इतने ही काबिल थे कि इन्हें इतनी इज्जत दी जाए। नवाब साहब की मर्ज़ की उन्होंने जो तशखीस की थी, वो हैरत अंगेज़ थी, और इस तशखीस ने हकीम शबर मियाँ की वक़्त अली अहमद के दिल में बढ़ा दी थी। चनाचे वो ये इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर सके कि शबर मियाँ ज़ात के गवाले हैं। शबर मियाँ के वालिद को लेकर वो तब पहुँच गए, और फिर इसकी ख्याल के तहत उन्होंने शबर मियाँ के वालिद से कहा, हज़रत, एक शर्त पर मैं आपको हकीम साहब के पास पहुँचा सकता हूँ। क्या? शबर मियाँ के वालिद ने पूछा। वो ये कि आप खामोशी से वहाँ जाएँ और ये ना बताएं कि मैं आपका साथ आया हूँ, ठीक है? इन्हें बताया गया। भाई शबर मियाँ के वालिद ने कहा। अली अहमद ने उन्हें मतब दिखाते हुए कहा, और सामने मतब मौजूद है और हकीम साहब भी वहाँ मौजूद होंगे। अली अहमद खुद एक ऐसी जगह पोशीदा हो गए जहाँ से वो इन पर निगाह रख सकते थे। शबर मियाँ मतब में बैठे हुए गुड़गुड़ा रहे थे कि मेरी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। मतब में इस वक्त कोई मरीज नहीं था, यानी मरीजों की वो तादाद पूरी हो गई थी जिन्हें हकीम साहब देखा करते थे, जिनके सिलसिले में गुड़िया उनकी मदद किया करती थी। शबर मियाँ के वालिद साहब ने जो बेटे को ये ठाट बाट देखे, तो आगे फाड़ कर रह गए। एक लम्हे के लिए दिल में शफ़क़त-ए-फित्री उभर आई और खुशी से बाग-बाग हो गए। हाँफते-काँपते आगे बढ़े।
शबर मियाँ खमीरे की खुशबू में मस्त थे। बदबू की चाप से उन्होंने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी, फजलदीन ओ फजलदीन। अगर जवाब ना मिला तो यही समझे कि फिर शायद कोई मरीज आ गया है। चुनांचे कख्त लहजे में बोले, मियाँ तादाद पूरी हो चुकी है, जितने लोगों को वक्त दिया था वो आकर जा चुके हैं, आप फिर किस वक्त आइए। मैं फिर किस वक्त आऊँ? शबर मियाँ के वालिद साहब उसीले लहजे में बोले, और शबर मियाँ ये आवाज़ सुनकर बुरी तरह उछल पड़े। चौंक कर देखा तो अब्बा हजूर किबला खड़े थे, गुस्से के तेज तो हमेशा के थे। हकीम शबर मियाँ के हाथों के तोते उड़ गए, खौफ से अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। हुक्का ये तो लड़ गया, और हकीम शबर मियाँ इधर उधर देखने लगे कि कहाँ से भागे। वाला साहब बेटे से गले मिलने के लिए दोनों हाथ फैला रहे थे, और शबर मियाँ ये समझे कि अब आई शामत। इतने दिन के बाद पकड़ा गया हूँ, खाल उधेड़ बना न रह सकेगी। चनाची इधर उधर दौड़कर कहने लगे, माफ़ कर दो अब्बा, माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा। वो ये कहते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। पीछे से फजलदीन आ गया, दूसरे वो मुलाजिम भी जो तार थे पहुंच गए और ये तमाशा देखने लगे। शबर मियाँ के वालिद की आंखों में आंसू डुबरा रहे थे। उन्हें मोटी सी गाली देकर शबर मियाँ को अपनी पूरी बुला लिया और सीने से लगा लिया। अली अहमद ये मंजर देखकर साकत रह गया था। उसका मकसद था कि शबर मियाँ के वालिद साहब जो कुछ कहा वो दुरुस्त था। हकीम साहब एक 30 साल के गवाले हैं और अपनी चालाकी से नवाब साहब के नाक के बाल बनकर बैठ गए हैं। हालांकि अली अहमद सोचते तो उसमें चालाकी की कोई बात नहीं थी। हकीम साहब ने नवाब साहब का इलाज किया था और यह मराहत हासिल की थी। ज़्यादा कुछ भी होते इससे किसी को क्या गर्ज। लेकिन अली अहमद भी जज्बाती हो गए, जब वहां से वापस लौट पड़े। उनके जहन में शायद कोई सख्त एहसास जन्म ले चुका था। अब उनका रुख नवाब साहब की हवेली की जानब ही था, जो थोड़े पर फासले पर थी। थोड़ी देर के बाद हवेली में दाखिल हो रहे थे। नवाब मौजूद में दरसाई मुश्किल न थी। नवाब साहब ने उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। क्या बात है दीवान साहब? उन्होंने दीवान जी के संजीदा चेहरे को देखते हुए कहा, एक निहायत अफसोसनाक इतला है जनाब, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दीजिए। खैरियत क्या बात है? आज तक लोग हकीम शमर मियाँ के बारे में बेशुमार बातें बताते रहे, लेकिन मैं जानता था कि सिर्फ उनका ज़हनी बुखार है। हकीम शमर मियाँ की फजाई देखकर उनके दिलों पर गुबार छा गया है, और दिलों का गुबार इस तरह निकाला जा सकता है। लेकिन मुझे एक अनोखी बात मालूम हुई है, जिससे मुझे मजबूर कर दिया है कि कम से कम हकीम साहब के बारे में इतनी तफासिल आपको बयान बता दूँ। क्या बात मालूम हुई? नवाब साहब ने किस कदर मुतमिन अंदाज में पूछा। हजूर नवाब साहब, ये यकीन शबर खानदानी हकीम नहीं है, बल्कि एक छोटी सी बस्ती के एक वाले के बेटे हैं, तो तवील अरसा कबल घर से भाग गए थे। फिर उन्होंने हकीम साहब के घर अपना ली, वहाँ रहकर उन्होंने हकीम साहब की खिदमत की और उनके दामाद बन गए। और वहीं से हकीम शबर मियाँ हकीम बने और अपनी ज़ात छुपाकर कहीं बड़ी हसीयत इख्तियार कर गए। हजूर नवाब साहब, आप ज़ात पात के मसाइल ऐसे होते हैं जो आगे चलकर बड़ी तकलीफ दे हो जाते हैं। क्या हम एक कम ज़ात पर भरोसा कर सकते हैं? नवाब साहब पहले तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ये बात सुन रहे थे, लेकिन अली अहमद की इस बात पर वो संजीदा हो गए। उन्होंने गौर से अली अहमद को देखते हुए कहा, अली अहमद, आप गलत फहमी में हैं। आप ज़ात पात का तस्दीक किस बुनियाद पर करते हैं? हमारे मजहब में तो कोई ज़ात तखसीस नहीं। हर पेशा बशर्त ये कि वह इज़्ज़त हो, अच्छी चीज़ होता है। तो वाला दूध देता है, आप गौर करें, अगर वो अब्र अमल न करे तो आप कितनी मुश्किलात से दुचार हो जाएंगे। इस तरह ये सिर्फ ज़ात तो नहीं बन जाती, ये तो उन पेट भरे लोगों का काम है जो पेट जो बैठ कर ज़ाती तख्लीक करते हैं। और सच माने तो ये ज़ात पात का चक्कर तो हम हिंदू से मुतासर होकर राज किया है। चुनाचे अव्वल तो आप ये ख्याल जहन से निकाल दें कि हकीम साहब का असल ज़ात क्या है। वो मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुए, और यही काफ़ी है। इसके अलावा शायद ये बात सुनकर आपको खुशी होगी कि हकीम साहब मुझे ये बात पहले ही बता चुके हैं, और अपनी हकीकत से किसी को कहा कर देना एक अच्छे इंसान की निशानी है। चाचे, आप इन बातों पर कान न धरें, बल्कि मुझे तो ये सुनकर खुशी हुई है कि हकीम साहब के वालिदैन भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ हकीम साहब के साथ रहने की इजाज़त दी जाए और उनसे पूछा जाए कि हम उनकी क्या खिदमत कर सकते हैं। अली अहमद साहब की गर्दन शर्म से झुक गई थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि मसला इतना ही आम नहीं था जितना उन्होंने बना लिया। हकीम साहब का अपने मकाम था, हाँ इनके वालिदैन कुछ भी हो। वहाँ से मुतमिन होकर मुस्कुराते हुए वापस चल पड़े। हकीम साहब के दुश्मन उस वक्त बात की तो कर रहे थे कि अब शमर मियाँ की शामत आएगी और नवाब मौजूद अली उन्हें झूठ बोलने के इल्ज़ाम में सजा देंगे, और अगर नवाब साहब सजा दे तो जाहिर है इस पर अमल दरामद होगा। भला कौन रोक सकता था? लेकिन फिर उन्होंने देखा कि शमर मियाँ के तो वही वारे के न्यारे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे पता चले कि शमर मियाँ के एजाज और इख्तराम में कोई फ़र्क आया है। काफ़ी दिन तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन नवाब साहब भी शमर मियाँ का वही रवैया था, और ऐसे ही नवाब साहब का उनके साथ। चनाचे बददिल और मायूस हो गए और उस वक़्त को कोसते हुए वहाँ से चल पड़े। बेकार है यहाँ रुकना, ये तो बस ऐसे ही कभी कमीनों का दौर है। भला अशराफ की क्या इज्जत रह गई इस दौर में? दो ने जुलाहे वाले, घास खोदने वाले और दूध बेचने वाले ही इस दौर में इज्जत पा रहे हैं। हमारा क्या है? तो ये थी जी किस्त नंबर 11। मुलाकात हुई फिर अगली किस्त में।
اپنا بہت خیال رکھیے، تب تک مجھے بھی اجازت دیجیے، اور اللہ حافظ۔